व्हाट इज़ एक्चुअली ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग। देखें, ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग के बारे में मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी आपको थोड़ा बहुत आइडिया दिया था, और उसमें जो एक पर्टिकुलर डेफिनेशन थी कि भाई ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग इज़ अ साइंस दैट डील्स विद द मूवमेंट ऑफ पीपल एंड गुड्स फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इफिशिएंटली। जिसमें हमने एफिशिएंटली की जो डेफिनेशन थी वो भी पढ़ी थी कि भाई एफिशिएंटली मीन्स सेफ, इकोनॉमिकल, एनवायरमेंटली फ्रेंडली, ईटीसी रेपिड, जो भी है, that transportation will be called as the efficient transportation. So transportation के simpler definition हो गए कि the science that deals with the movement of peoples and goods from one point to another point efficiently. So this is actually a special area of civil engineering. Civil engineering के special branches में है एक transportation engineering which actually deals with the development of facilities, सारे फैसिलिटीज़ की डेवलपमेंट से डील करती है। कौन कौन से फैसिलिटीज़ होंगे, तो भाई रोड्स हो गए, रेलवेज, एयरपोर्ट्स, बस स्टॉप्स, ईटीसी जो भी डेवलपमेंट फैसिलिटीज़ हैं, आपके इंफ्रास्ट्रक्चर हैं जो रोड साइड या ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड हैं, उन सारों की डेवलपमेंट से डील करती है। फॉर द प्रॉपर मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड पीपल, और फॉर द एफिशिएंट मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड पीपल। आल्सो डील्स विद द प्लानिंग, डिज़ाइन, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ द फैसिलिटीज़। अगर इस पर्टिकुलर सेंटेंस को हम अपने वर्ड्स में बयान करें तो ऐसे बोल सकते हैं कि भाई ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग इज द स्पेशल एरिया ऑफ सिविल इंजीनियरिंग व्हिच डील्स विद प्लानिंग, डिजाइनिंग, कंस्ट्रक्शन और डेवलपमेंट एंड ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ all facilities which can include roads, railways, airports and bus stops for the movement of goods and people. So अपनी तरफ से भी आप बना सकते हो इसकी डेफिनेशन, एक सेंटेंस फॉर्म में बना सकते हो। अगर मैं कहीं पर भी पूछूं व्हाट इज एक्चुअली ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग तो आप इजीली बता सकते हो, बताना करके भाई या दो डेफिनेशन यहाँ पर हो गए ना। देखिए, फर्स्ट डेफिनेशन वाज दी इट इज अ साइंस व्हिच डील विद द प्रॉपर मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड पैसेंजर्स फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट एफिशिएंटली। यहाँ पर अकॉर्डिंग टू फैसिलिटीज हो गया कि भाई आल्सो डील्स विद द प्लानिंग, डिजाइनिंग, कंस्ट्रक्शन, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ ऑल फैसिलिटीज इंक्लूडिंग रोड्स, railways, etc. Okay, this is the transportation engineering is a multidisciplinary study. कैसे मल्टीडिसिप्लिनरी है कि भाई इसमें हर सब्जेक्ट के की नॉलेज की इन्वॉल्वमेंट है। कैसे है इन्वॉल्वमेंट, ये एक नेक्स्ट स्लाइड है, उसमें मैं आपको बताता हूँ कि ये हाउ द ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग इज अ मल्टीडिसिप्लिनरी स्टडी। यहाँ पर कुछ डेफिनेशंस हैं, उनको थोड़ा बहुत आपको आइडिया होना चाहिए। फर्स्ट डेफिनेशन इज अबाउट द ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग। सो व्हाट इज एक्चुअली ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग, ये आप दो डेफिनेशन ऑलरेडी पढ़ के आए हो। उन दो डेफिनेशन को अगर सिंपली फॉर्म में रखें तो ये डेफिनेशन बन सकती है, द साइंस दैट डील्स विद एफिशिएंट, सेफ, इकोनॉमिकल, कंफर्टेबल एंड स्पीडी मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड पर्सन्स और पैसेंजर्स। सो ये जो सेफ, एफिशिएंट, सेफ, इकोनॉमिकल, कंफर्टेबल एंड स्पीडी है, इसको वन वर्ड में आप एफिशिएंट ट्रांसपोर्टेशन भी बोल सकते हो या एफिशिएंट मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड पैसेंजर्स भी बोल सकते हो। सो दैट इज द सिंपल डेफिनेशन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग। ओके, नाउ द हाईवे इंजीनियरिंग। हाईवे इंजीनियरिंग को हम कैसे डिफाइन करेंगे, इट इज अ साइंस दैट डील्स विद द कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड एंड प्रोवाइडिंग द फैसिलिटीज टू रोड यूजर्स। रोड यूजर्स कौन है, हम हैं रोड यूजर्स, जो हम यूज करते हैं रोड। फैसिलिटीज टू रोड यूजर्स एंड प्लानिंग फॉर सेफ्टी ऑफ रोड व्हीकल्स, एंड जो प्लान करे रोड व्हीकल्स की सेफ्टी के लिए। प्लानिंग कैन बी इन टर्म्स ऑफ सरफेस ऑफ रोड, तो भाई रोड सरफेस ऐसे होना चाहिए कि उसमें स्किड रेजिस्टेंस इनफ होनी चाहिए, ऐसे ना हो कि गाड़ियाँ स्लिप हों, ऐसे ना हो कि रोड्स में अनइवननेस हो और गाड़ियों की हालत ख़राब हो जाए, रोड में अंडुलेशंस वगैरह ना हो। सेफ्टी ऑफ रोड व्हीकल्स जो भी रोड पे ट्रैवल कर रही हैं उनकी सेफ्टी के बारे में अगर प्लान करे, दैट विल बी कॉल्ड एज हाईवे इंजीनियरिंग। दैट साइंस विल बी कॉल्ड एज हाईवे इंजीनियरिंग। कैसे अपने वर्ड्स में बयान कर सकते हैं कि भाई हाईवे इंजीनियरिंग इज अ साइंस दैट डील्स विद द कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड। ये तो सिंपल बात हो गई। हाईवे इंजीनियरिंग जब भी आपके माइंड में आएगा, ये तो आपके माइंड में आएगा ही तो कि कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स, इट डील्स विद द कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड, सिंपल। एंड आल्सो प्रोवाइडिंग फैसिलिटीज टू द रोड यूजर, या सिंपली आप इसको ये बता सकते हो कि भाई इट आल्सो डील्स विद प्रोवाइडिंग द फैसिलिटीज टू द पैसेंजर्स एक्चुअली, या द पर्सन्स हु आर यूजिंग द रोड, ये बोल सकते हो सिंपली अपने वर्ड्स में। एंड आल्सो डील्स विद द प्लानिंग फॉर सेफ्टी ऑफ रोड व्हीकल्स, और प्लानिंग फॉर व्हीकल, सेफ्टी ऑफ व्हीकल्स। रोड व्हीकल्स ना बोलो, सिंपली व्हीकल्स बोल दो, तो ये भी आपकी मर्जी हो जाएगी। सो हमेशा याद रखें, कोई भी डेफिनेशन है रटने के बजाय अपने वर्ड्स में याद करने की कोशिश करें तो वो आपको हमेशा याद रह जाएंगे। हैवी इंजीनियरिंग deals with the construction of road, also providing facilities to the road users, yeah, the persons who are using the road, and also planning for safety of vehicles.
Also, it plans for the safety of vehicles. That is simply the highway engineering. ओके, रेलवे इंजीनियरिंग की बात करें तो रेलवे इंजीनियरिंग इज ए सिंपल डेफिनेशन, हैज अ सिंपल डेफिनेशन। ये क्या पढ़े, हमारी रेलवे इंजीनियरिंग से डीलिंग तो नहीं है, फिर भी पढ़ देते हैं। इट डील्स विद द लैंग ऑफ रेलवे ट्रैक फॉर द मूवमेंट ऑफ हेवी लोकोमोटिव्स, ईटीसी। नहीं पढ़ रहा मैं इसको भी नहीं पढ़ रहा, एयरपोर्ट इंजीनियरिंग को भी नहीं पढ़ रहा, देख लेना खुद ही। ओके, नाउ द ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग। अच्छा, ये पर्टिकुलर स्लाइड बता रही है कि भाई हाउ द ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग इज मल्टीडिसिप्लिनरी द सब्जेक्ट। कैसे है, यहाँ पर मैंने आपको बताया था मल्टीडिसिप्लिनरी मतलब कि वो सब्जेक्ट जिसमें हर दूसरे सब्जेक्ट की इन्वॉल्वमेंट हो, तकरीबन बहुत बहुत सारे सब्जेक्ट्स की इन्वॉल्वमेंट हो। तो यहाँ पर देखें, अगर यहाँ पर बात करें तो ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग के 3-4 ब्रांचेज होते हैं, 4 या 5 ब्रांचेज होते हैं, ठीक है। यहाँ पर जितने गिवन है मैं उसके हिसाब से बता रहा हूँ, लेकिन जितने मॉड्यूल्स हमने डिस्कस किए थे ना, 5 मॉड्यूल्स, तो वो 5 ब्रांचेज हो गए एक्चुअली ट्रांसपोर्टेशन के। लेकिन यहाँ पर बता रहा है कि भाई ट्रांसपोर्टेशन प्लानिंग इज ए ब्रांच, then geometric design is a branch, then traffic engineering is a branch of transportation engineering, then soil mechanics and the pavement design is a branch of transportation engineering, ठीक है। सो अब यहाँ पर देखें कि कैसे मल्टीडिसिप्लिनरी है, ठीक है। फॉर एग्जांपल, ये ट्रांसपोर्टेशन प्लानिंग की बात करें तो सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन प्लानिंग में कौन कौन से सब्जेक्ट्स की नॉलेज इनकी इन्वॉल्वमेंट होती है, भाई सोशल साइंसेज की होती है, इकोनॉमिक्स की होती है, प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर की होती है, और सिस्टम इंजीनियरिंग की। हमारे पास बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स भी होते हैं, उन सॉफ्टवेयर से डील करना पड़ता है, इसलिए सिस्टम इंजीनियरिंग की भी नॉलेज हमें इम्पोर्टेंट। कुछ पॉइंट्स जो होते हैं, कुछ टॉपिक्स जो होते हैं, वो हम सिस्टम इंजीनियरिंग के भी देख लेते हैं। सो कहने ये कह सकते हैं कि हम ट्रांसपोर्टेशन प्लानिंग के लिए हमें ये 4 या 3-4 सब्जेक्ट्स की भी नॉलेज की ज़रूरत होती है, या इनके कुछ टॉपिक्स हम पढ़ते हैं। इकोनॉमिक्स के सारे टॉपिक्स तो नहीं पढ़ते, लेकिन जब हम कास्ट बेनिफिट रेशो निकालते हैं, कास्ट एनालिसिस करते हैं, तो उस टाइम हम ट्रांसपोर्टेशन प्लानिंग में कास्ट एनालिसिस जब करते हैं, तो उस टाइम हम इकोनॉमिक्स की स्टडी करते हैं, इकोनॉमिक्स कुछ पॉइंट्स हम पढ़ते हैं। हमारे इंजीनियरिंग इकोनॉमिक्स अगर आप लोगों ने कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट में पढ़ा होगा या नहीं पढ़ा होगा, तो चलो पढ़ेंगे आप, तो उसमें कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो ट्रांसपोर्टेशन प्लानिंग के साइड रिलेटेड है। प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर, ये सिंपली ट्रांसपोर्टेशन प्लानिंग है, तो उसमें प्लानिंग तो होगा ही होगा। अच्छा, ज्योमेट्रिक डिज़ाइन की बात करें, सिंपल ज्योमेट्रिक डिज़ाइन में, तो ज्योमेट्रिक डिज़ाइन में सिविल इंजीनियरिंग की टोटल इन्वॉल्वमेंट है ज्योमेट्रिक डिज़ाइन में, सिविल इंजीनियरिंग। सो सिविल इंजीनियरिंग में तो जो सब सब्जेक्ट्स हैं वो तो बहुत सारे हैं। ट्रैफिक इंजीनियरिंग की बात करें तो ट्रैफिक इंजीनियरिंग में बता रहा है कि भाई सिविल इंजीनियरिंग की इन्वॉल्वमेंट है, मैथ एंड स्टेटिस्टिक्स की इन्वॉल्वमेंट है, और फिजिकल साइंसेज की इन्वॉल्वमेंट है। ये तीनों सब्जेक्ट्स की प्रॉपर इन्वॉल्वमेंट है ट्रैफिक इंजीनियरिंग में। इसी तरीके से सॉयल मैकेनिक्स एंड पेमेंट डिज़ाइन की बात करें तो सॉयल मैकेनिक्स एंड पेमेंट डिज़ाइन में ये सारी चीज़ों की इन्वॉल्वमेंट है। एक्चुअली ज्योमेट्रिक डिज़ाइन में भी ये सिविल इंजीनियरिंग, मैथ एंड स्टैटिस्टिक्स एंड फिजिकल साइंसेज की इन्वॉल्वमेंट है। सॉयल मैकेनिक्स की बात करें तो सॉयल मैकेनिक्स में यहाँ पर देखें कौन कौन सी चीज़ें कवर हो रही हैं, ये लाइन जा रही है अप टू दिस पॉइंट। मीन्स सॉयल मैकेनिक्स में यहाँ पर जो भी सब्जेक्ट्स इन्वॉल्व हैं वो सारी चीज़ें कवर होंगी, या वो सारे सब्जेक्ट्स कवर होंगे, दैट इज द सिविल इंजीनियरिंग, मैथ एंड स्टैटिस्टिक्स एंड फिजिकल साइंसेज। सो आपको अंदाजा हो गया होगा कि ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग इज अ मल्टी डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट। इट इन्वॉल्व्स ऑल नॉलेज ऑफ ऑल द सब्जेक्ट्स या वेरियस सब्जेक्ट्स। ऑल सब्जेक्ट्स नहीं बोल सकते क्योंकि सारे सब्जेक्ट तो नहीं आ रहे ना, मोस्ट ऑफ द सब्जेक्ट बोल सकते हैं, या मोर देन 6 to 7 सब्जेक्ट्स बोल सकते हैं ठीक है। सो दैट्स व्हाई द ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग इज अ मल्टी डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट। ये जो यहाँ पर ये सर्कल बना हुआ है, तो इसका मतलब है कि ज्योमेट्रिक डिज़ाइन और सॉइल मैकेनिक्स एंड पेमेंट डिज़ाइन के जो सब्जेक्ट्स हैं वो कॉमन है। कौन कौन से हैं? सिविल इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, मैथ एंड स्टैटिस्टिक्स एंड फिजिकल साइंसेस। ओके, यहाँ पर एक और बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग के हवाले से कि नंबर ऑफ एम्प्लॉयर्स ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग में, दिस इज आल्सो फॉर योर जनरल नॉलेज पर्पस। टुडेज लेक्चर इज टोटली फॉर योर जनरल नॉलेज पर्पस, दिस विल नॉट कम इन एग्जाम। ओके, ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग की बात करें तो यहाँ पर एम्प्लॉयर्स की रेट जो है ना, कि भाई जॉब्स कौन कौन से आते हैं ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग में, तो यहाँ पर बता रहा है कि भाई ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग में 50% जो जॉब्स होते हैं दैट आर दी गवर्नमेंट जॉब्स। 50% गवर्नमेंट जॉब्स होती हैं, वो किसी भी इदारे में हो सकती हैं। आपके एनएचए हो गया, नेशनल हाईवे अथॉरिटी हो गई, आपके जो वर्क्स एंड सर्विस हो गया, वो उसमें जॉब्स आ सकती हैं। बहुत सारे ऐसे डिसिप्लिन हैं जिसमें, या क्या कह सकते हैं, जो भी है उसमें 50% गवर्नमेंट जॉब्स होती हैं। मींस ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग के 100% जॉब्स में से 50% गवर्नमेंट जॉब्स होती हैं। उसके बाद 40% जॉब्स जो होती हैं वो कंसल्टेंट्स जॉब्स होती हैं। कंसल्टेंट्स जस्ट लाइक ये जो आपके कौन से हैं यार प्राइवेट कंसल्टेंट्स, कौन कौन से हैं, नेस्पाक हो गया,
ठीक है। नेस्पाक भी रोड डिज़ाइन, पेमेंट डिज़ाइन और पेमेंट कंस्ट्रक्शन से डील करता है। ऐसे बहुत सारे दूसरे कंस्ट्रक्शन कंपनीज़ हैं, कंसल्टेंट्स हैं जो इस चीज़ से डील करते हैं। आपको मेरे ख्याल में पता तो होगा कि भाई कॉन्ट्रैक्टर, क्लाइंट कॉन्ट्रैक्टर और कंसल्टेंट में क्या फ़र्क है। नहीं पता तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट दोबारा पढ़ लो। खैर 40% कंसल्टेंट्स और 5% रिसर्च एंड टीचिंग में जाते हैं बंदे जो भी ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग से रिलेटेड है। 5% ओनली 5% रिसर्च एंड टीचर एंड 5% अदर रेल एंड ट्रकिंग फर्म्स वगैरह वगैरह जो भी हैं। अच्छा, मैं इन 5% में आ रहा हूँ। अच्छा 5% रिसर्च एंड टीचिंग। खैर फिर भी यहाँ से देखें ना कितना आपको, अगर कोई भी बंदा ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग में जा रहा है तो उसके 50% चांसेस हैं कि उसको गवर्नमेंट जॉब मिल सकती है, 40% कंसल्टेंट्स में। तो मसला ये कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर जॉब रेशो जो है ना बहुत बहुत हाई है इसका, हाई ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग का। एक और फैक्ट है इस जॉब्स के हवाले से, एक और फैक्ट है, बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है रोड्स के हवाले से, कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स के हवाले से। सो वो मैं नेक्स्ट स्लाइड में आपको बताता हूँ कि कितनी और जॉब्स क्रिएट हो सकती हैं इन फ्यूचर, कितनी जॉब्स क्रिएट हो सकती हैं हाईवे एंड ट्रांसपोर्टेशन के से रिलेटेड। Okay, this is a simple introduction to the highway system of Pakistan. That the highway system of Pakistan contributes 12.1% in country's GDP. पाकिस्तान की टोटल जीडीपी से ये 12.1% कंट्रीब्यूशन करता है ये पाकिस्तान का हाईवे सिस्टम। ठीक है, अभी हो सकता है ये 12.1% से 12.0% हो गया या 11.9% हो हुआ हो, क्योंकि ये जो स्लाइड है ये हमने प्रीवियस ईयर मॉडिफाई किया था। जब मैंने F16 वालों को पढ़ाया था ना, उस टाइम मैंने ये स्लाइड मॉडिफाई की थी। तो अभी हो सकता है ये 12.1 से थोड़ा ऊपर नीचे हो गया हो, या ऊपर हुआ हो या कम हुआ हो। मेरे ख्याल में कम ही हुआ होगा, क्योंकि ये कोविड की वजह से ये जो है कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स बहुत क्लोज हो गए थे, तो जीडीपी में इतना इंप्रूवमेंट नहीं आई होगी। सो सिंपल बात करें तो इट कंट्रीब्यूट्स 12.1% ऑफ कंट्रीज ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट एंड 5.92% इन एम्प्लॉयमेंट लेबर फोर्स। कि भाई पाकिस्तान में जो भी एम्प्लॉयमेंट लेबर फोर्स होती है उसमें से 5.92% आपकी हाईवे से रिलेटेड एम्प्लॉयमेंट होती है या लेबर फोर्स होता है। ओके, इट अकाउंट्स फॉर 90% पैसेंजर एंड 96% ऑफ फ्रेट ट्रैफिक। कि ये जो जीटीपी है आपका 12.1%, इसमें से पैसेंजर की जो इनकम होती है दैट इज 90% एंड फ्रेट ट्रैफिक 96%. Road transport is to be considered as the backbone of Pakistan transport because nowadays everything is being transported via the road transport. क्योंकि पहले जो चीज़ें आपके रेलवे ट्रांसपोर्टेशन से ट्रांसपोर्ट होती थी, मेरिन ट्रांसपोर्टेशन से ट्रांसपोर्ट होती थी, वो भी आजकल रोड ट्रांसपोर्ट में ट्रांसपोर्टेशन में ट्रांसफ़र हो रही हैं। जब से ये ट्रेलर्स आए हैं ना, ट्रेलर्स तो सारा रोड का सिस्टम ही ख़राब कर दिया इन्होंने। हेवी एक्सेल लोडिंग भी हो गई है और फेल भी हो रहे हैं पेमेंट, लेकिन ट्रांसपोर्टेशन रोड से ही हो रहा है। सो वी कैन से दैट रोड ट्रांसपोर्ट इज़ अ बैकबोन ऑफ पाकिस्तान ट्रांसपोर्टेशन। इट कैरीज अबाउट 80% ऑफ द पाकिस्तान टोटल ट्रांसपोर्ट। बिल्कुल, पाकिस्तान का जो टोटल ट्रांसपोर्टेशन है उसमें से 80% ट्रांसपोर्टेशन रोड ट्रांसपोर्टेशन होता है। एक और इफेक्ट है दिस फैक्ट कि भाई पैसेंजर ट्रांसपोर्ट इन पाकिस्तान कौन कौन से मीन्स से होते हैं। अगर पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन की बात करें, सिर्फ पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन की, तो पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन में 79% पैसेंजर्स आर ट्रांसपोर्टेड थ्रू द रोडवेज। मीन्स रोडवेज से 79% पैसेंजर्स ट्रांसपोर्ट होते हैं। 18% थ्रू द रेलवेज एंड 3% ओनली 3% विद द एयरवेज। अगर हम टोटल ट्रेवलिंग की बात करें, इट्स 79% रोडवेज से, 18% आपके रेलवे से एंड 3% एयरवेज से होते हैं। ये बहुत अच्छा फैक्ट है। कार्गो ट्रांसपोर्टेशन की बात करें, प्रीवियस स्लाइड वाज अबाउट द पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन। अगर कार्गो ट्रांसपोर्टेशन की बात करें तो कार्गो ट्रांसपोर्टेशन में 82% आर ट्रेवलिंग फ्रॉम, वन इज एक्चुअली द रोडवेज, टू इज एक्चुअली द रेलवेज एंड थ्री इज द एयरवेज। सो 1 रोडवेज, 2 रेलवेज एंड 3 एयरवेज। सो अगर बात करें कार्गो ट्रांसपोर्टेशन की तो 82% कार्गोज, 82% of the cargoes are transported via the roadway transportation, 16% are transported via the railway transportation and 2% only with the airway transportation. So ये भी एक बहुत important fact है जो बता रहा है कि भाई the road transportation is backbone of the highway transportation or overall transportation of Pakistan, transportation in Pakistan. Okay, this is a general introduction about our general history of the roadway system of Pakistan. कि भाई 1947 में अगर कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड की बात करें 1947 में, तो वहाँ पर जो टोटल किलोमीटर ऑफ लेंथ हमारे पास था, जब पाकिस्तान की आज़ादी हुई थी उस टाइम हमारे पास टोटल किलोमीटर लेंथ रोड था हमारे पास
49959 किलोमीटर्स। उसमें से 9759 किलोमीटर हाई टाइप रोड थे और 40200 किलोमीटर लो टाइप रोड थे। हाई टाइप रोड्स आर द फ्लेक्सिबल पेमेंट टाइप रोड्स, रिजिड पेमेंट टाइप रोड्स एंड सेमी रिजिड पेमेंट टाइप रोड्स। एंड लो टाइप रोड्स आर दी अर्दन रोड्स। अर्दन रोड में आपका ग्रेवल टाइप रोड भी आ गया, आपका जो ब्रिक रोड्स हैं वो भी रोड हो गए, एंड दी मड टाइप ऑफ रोड, सॉइल टाइप ऑफ रोड, वो रोड भी आ गया आगे। क्लासिफिकेशन ऑफ रोड्स में जब मैं आपको पढ़ाऊंगा कि कौन कौन से टाइप्स ऑफ रोड होते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ रोड्स, उसमें हाई टाइप एंड लो टाइप आपको क्लियर हो जाएगा। लेकिन अभी आपको सिंपल ये बताना चाहिए कि भाई हाई टाइप में फ्लेक्सिबल, रिजिड एंड सेमी रिजिड आ गए, बाकी सारे लो टाइप में आ गए। ओके, 1985 में फिर थोड़ी कंस्ट्रक्शन इंक्रीज हुई। उसमें से देखें 49959 से बढ़कर 11 to 11 किलोमीटर्स इंक्रीज हो गया। इतना कंस्ट्रक्ट हुआ किलोमीटर ऑफ लेंथ। ग्रोथ रेट कितना हुआ? 2.29% ग्रोथ रेट हुआ। ये जनरल स्टेटिस्टिक्स हैं। अच्छा, 1999 में अगर इन्होंने सर्वे किया तो उसमें इन्होंने देखा था 1840 किलोमीटर अर्बन हाईवेज एज वेल एज रूरल रोड्स। तो कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड वाज जनरली इंक्रीजिंग। कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड अगर 2008 से 2009 की बात करें तो 258350 किलोमीटर्स, और उसके बाद भी ये रोडवेज कंस्ट्रक्ट हो रहे हैं। लाजमी है 2009 के बाद भी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुई है, कंस्ट्रक्शन हुई है। 2010 में कंस्ट्रक्शन और हुई है, 2011 में और हुई है, 2015 एंड उसमें उससे भी ज़्यादा कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड हुआ है। अच्छा, ये स्लाइड को मॉडिफाई करने के लिए मैं किसी स्टूडेंट को देता हूँ। सो कौन मुझे ये स्लाइड मॉडिफाई करके देगा? इसमें मॉडिफिकेशन क्या होंगी पहले मैं आपको बता रहा हूँ, उसके बाद कोई मुझे बोले कि सर मैं मॉडिफाई करूँगा इसको। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 2008 से 2009 टोटल लेंथ ऑफ किलोमीटर पाकिस्तान के पास कितना था। उसके बाद आप यहाँ पर मेंशन करोगे कि 2009 से लेकर 2015 तक पाकिस्तान के पास कितना किलोमीटर लेंथ है। उसके बाद आप मेंशन करोगे कि 2015 से लेकर 2020 तक पाकिस्तान के पास कितना किलोमीटर लेंथ ऑफ रोड है। ये चीज़ मॉडिफाई करनी है सिर्फ। कौन मॉडिफाई करेगा? और यहाँ पर देखें कि भाई देयर आर 23 नेशनल हाईवे, 7 वाटरवेज, 3 एक्सप्रेसवेज एंड 3 स्ट्रेटेजिक रोड्स इन पाकिस्तान। लेकिन अभी जो है ना, नंबर ऑफ हाईवेज भी इंक्रीज हुए हैं, नंबर ऑफ मोटरवेज भी इंक्रीज हुए हैं और नंबर ऑफ एक्सप्रेसवेज भी इंक्रीज हुए हैं प्रीवियस 2-3 सालों में। लाजमी मोटरवे तो बिल्कुल इंक्रीज हुए हैं, क्योंकि ये जो M9 मोटरवे है वो अभी कंस्ट्रक्ट हुआ है। यहाँ पर सक्खर से भी कोई मोटरवे बन रहा है, वो भी इंक्रीज हुआ है। तो इसको भी 02 आप मॉडिफाई करके आना। 23 नेशनल हाईवेज हैं, आप कंफर्म करना कि भाई नेशनल हाईवेज इन पाकिस्तान कितने हैं, वो यहाँ पर आप लिखना कि भाई इतने नेशनल हाईवेज हैं। मोटरवेज कितने हैं? इतने हैं। एक्सप्रेसवेज कितने हैं? इतने। बाकी जो क्लासिफिकेशन ऑफ रोड हम पढ़ेंगे उसमें मैं आपको बताऊंगा कि नेशनल हाईवेज का मतलब क्या है, क्या होते हैं नेशनल हाईवेज, मोटरवेज क्या होते हैं, एक्सप्रेसवेज क्या होते हैं, वगैरह वगैरह ETC जो भी है। ठीक है, ये मॉडिफाई करना ये दोनों चीज़। ओके, द लेंथ ऑफ हाई टाइप रोड इज 1.5 किलोमीटर एंड लो टाइप रोड इज 10 किलोमीटर। ये मॉडिफिकेशन की नीड है इसमें, लेकिन इसको छोड़ देते हैं। द टोटल लेंथ ऑफ नेशनल हाईवेज, मोटरवेज, एक्सप्रेसवेज एंड स्टेट रोड इज 11851 किलोमीटर विच इज 4.6% ऑफ दी ओवरऑल रोड लेंथ ऑफ किलोमीटर की बात कर रहा है बच्चा। 02 आने इन पूरे स्लाइड के मॉडिफाई कर जाने तो जीअं तोखे समझ में अचे। 2009 खां पोइ जेकी आहे सॼी मॉडिफिकेशन थींदी। ठीक है, okay. Quite development actually but not satisfactory when compared with the other countries area wise and population wise। बिल्कुल सही बोल रहा है कि भाई हमारी पास जो डेवलपमेंट है वो इतनी सेटिस्फैक्ट्री डेवलपमेंट नहीं है अगर दूसरे से कंपेयर की जाए तो। बाकी यहाँ पर देखें स्टेटिस्टिक्स बता रहा है कि जापान में जो रोड किलोमीटर कंस्ट्रक्ट किए गए हैं लेंथ इन किलोमीटर पर 100 किलोमीटर स्क्वायर, 100 किलोमीटर स्क्वायर के बीच में जो लेंथ ऑफ किलोमीटर कंस्ट्रक्ट किया गया है दैट इज 274। फ्रांस में 174, यूएसए में 64, जर्मनी में 164, इंडिया में 50, श्रीलंका में 38 और पाकिस्तान के पास ओनली 14 किलोमीटर पर 100 किलोमीटर स्क्वायर। 14 किलोमीटर पर 100 किलोमीटर स्क्वायर। सबसे कम जो पाकिस्तान डेवलपमेंट रेट है रोडवेज का वो पाकिस्तान के पास है। यहाँ पर देखें बता रहा है कि पाकिस्तान इज द पुअरेस्ट कंट्री, इवन इंडिया हैज़ 3 to 4 टाइम्स ग्रेटर किलोमीटर एवरेज। तो यहाँ पर देखें पाकिस्तान को और डेवलपमेंट चाहिए। डेवलपमेंट करेगा तो उसके हिसाब से जो लेबर एम्प्लॉयमेंट है या आपके हाईवे ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड जॉब्स हैं वो भी क्रिएट होंगी बहुत सारी। एक और चीज़ है यहाँ पर देखें कि अगर इन टर्म्स ऑफ लैंड की बात करें तो पाकिस्तान के पास 1 लेन रोड 61% एंड 2 लेन रोड 29% and 2 to 3 lane road 5% and 3 to 4 lane road 4% and number greater than 4 lane are only by 1%. But this slides also needs modification. This is previous year slide. अच्छा सिकंदर बादशाह जी सर। ठीक है, इन स्लाइड के मॉडिफाई करे जा इन स्लाइड के मॉडिफाई कंदे हैं कि भाई 1 लेन रोड पाकिस्तान में केतिरा परसेंट
ये अगर इन टर्म ऑफ लेंथ लिखें तो यहाँ वेव कॉलम डेंस तो तुझी मर्जी है। 2 लेन रोड केतिरा आहिनि, 2 to 3 लेन रोड केतिरा आहिनि ऐं 3 to 4 लेन रोड जी परसेंटेज केतिरी आहे, इहो तो मॉडिफाई करे अचां बिकॉज द नंबर ऑफ 4 लेन रोड हैज़ बीन इंक्रीज्ड इन प्रीवियस ईयर्स। सो लाजमी है ये 1% से थोड़ा तो इंक्रीज हुआ होगा, तो सिकंदर इहो तो मॉडिफाई करे अचां। Okay, this is the roadway system of Pakistan, which was the photo is taken by M. Latif Sheikh NHA। ये थोड़ा रोडवे सिस्टम ऑफ पाकिस्तान है, ये पाकिस्तान की पिक्चर्स हैं, ये भी पाकिस्तान की है। What are the existing challenges for Pakistan actually? अगर पाकिस्तान में एग्जिस्टिंग चैलेंजेस की बात करें तो कौन कौन से हैं पाकिस्तान को। फर्स्ट ऑफ ऑल एक हिस्ट्री में आपको बता रहा हूँ कि जब पहले डिज़ाइन होते थे ना, पहले जो हमारे पास कन्वेंशनल मेथड ऑफ डिज़ाइन फॉलो होता है, जिसे हम आज तो फ्लेक्सिबल डिज़ाइन मेथड बोलते हैं या आज तो डिज़ाइन मेथड बोलते हैं, वो इन्वेंट हुआ था 1960s में। तो 1960s में अगर आप देखें तो वहाँ पर जो हेवी से हेवी एक्सिल लोडिंग ट्रक्स थे ना, जो हेवी से हेवी लोडिंग व्हीकल्स थे, वो होते थे ट्रक्स। मींस कहने की बात यह है कि जो वहाँ पर उस टाइम पे डिज़ाइन होता था वो सिर्फ और सिर्फ ट्रक्स के लिए डिज़ाइन होता था कि भाई मैक्सिमम से मैक्सिमम इन रोड्स पे ट्रक से ही ट्रेवल करेंगे, उससे ज़्यादा कोई भी व्हीकल ट्रेवल नहीं करेगा, ठीक है। लेकिन आज के दौर में देखें कि ट्रक से ज़्यादा ट्रेलर्स आ गए हैं और ट्रेलर तकरीबन ट्रक से 2 से 3 गुना ज़्यादा हैवी होते हैं। तो अगर हम 1960s उसके हिसाब से आज के दौर में जो रोड कंस्ट्रक्ट हो रहे हैं उसको डिज़ाइन करें तो क्या वो सेफ़ रहेंगे? बिल्कुल भी सेफ़ नहीं रहेंगे। तो आज के दौर में होता भी ऐसा है कि हम अभी तक कन्वेंशनल मेथड ही फॉलो कर रहे हैं, वो आज तो फ्लेक्सिबल डिज़ाइन मेथड ही फॉलो कर रहे हैं जो 1960s में जनरेट हुआ था या 1960s में डिज़ाइन हुआ था, आज भी हम उसको ही फॉलो कर रहे हैं। तो हमारे पास ये चैलेंज है पाकिस्तान के लिए कि हमारे पास नंबर ऑफ व्हीकल्स हैव बीन ऑल्सो इंक्रीज्ड, नंबर ऑफ व्हीकल्स इंक्रीज हो गए हैं, नंबर ऑफ एक्सिल लोडिंग इंक्रीज हो गया है, नंबर ऑफ हेवी ट्रक्स एंड ट्रेलर्स हैव बीन इंक्रीज। सो हमारे पास ये चैलेंज है कि उनको हम कैसे डिज़ाइन करें। डे बाय डे हमारे रोड्स जो भी हैं फ्लेक्सिबल पेमेंट्स फेल हो रहे हैं, इसी वजह से फेल हो रहे हैं क्योंकि हेवी लोडिंग व्हीकल्स आर ट्रेवलिंग ओवर दी फ्लेक्सिबल पेमेंट्स। जितना उनके डिज़ाइन लोड है उससे ज़्यादा लोड हम कैरी कर रहे हैं पाकिस्तान में, क्योंकि लोड को जो है लिमिट करने के लिए कहाँ पर कोई भी जो पाकिस्तान ट्रैफिक वाले हैं वो तो कर ही नहीं रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे हैं। तो इसकी वजह से हम दिस इज़ आल्सो चैलेंज फॉर पाकिस्तान कि भाई देयर इज़ इंक्रीज ट्रैफिक वॉल्यूम ड्यू टू इंक्रीज व्हीकल ओनरशिप। आजकल हर किसी के पास गाड़ी है, लेकिन अगर बाहर मुल्क की बात करें तो वो बोलते हैं कि कार्स में आप क्यों ट्रैवल कर रहे हो, अगर मेट्रो है तो मेट्रो में क्यों नहीं ट्रैवल कर रहे, ठीक है ना। अगर 40 बंदे हैं, 40 बंदे घर से निकलते हैं अपनी अपनी गाड़ियाँ लेके निकलते हैं, तो रोड पे कितनी व्हीकल्स हो गए, 40 व्हीकल्स हो गए। अगर वही 40 बंदे अगर किसी भी एक मेट्रो में बैठ जाएँ एक जगह पे दूसरी जगह पर ट्रैवल करने के लिए, तो नंबर ऑफ व्हीकल्स कितने ट्रैवल होंगे, ओनली 1 व्हीकल ट्रैवल करेगा। तो नंबर ऑफ ट्रैफिक वॉल्यूम इंक्रीज हो गया है व्हीकल ओनरशिप की वजह से। ट्रैफिक वॉल्यूम मींस नंबर ऑफ व्हीकल्स पासिंग फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ रोडवे सेक्शन, तो ये इंक्रीज हो गया। ये भी चैलेंज है पाकिस्तान के लिए, अब इनको कंट्रोल करना चाहिए व्हीकल ओनरशिप के हिसाब से। आजकल अगर व्हीकल ओनरशिप ये दे रहे हैं 1 व्हीकल पर 10%, तो इनको लाजमी इंक्रीज करना चाहिए 1 व्हीकल फॉर 20%, कि 20% के पास एक व्हीकल हो, उससे ज़्यादा ना हो। तो अगर व्हीकल ओनरशिप पे कंट्रोल करते हैं तो नंबर ऑफ ट्रैफिक वॉल्यूम इंक्रीज नहीं होगा। ओके, डायरेक्ट एफिशिएंसी ऑफ 3,46,000 किलोमीटर्स टू सर्व पीपल इफिशिएंटली। जितना भी रोड कंस्ट्रक्ट हुआ है हमारे पास, उससे उसके अलावा और 3,40,000 किलोमीटर कंस्ट्रक्ट करने चाहिए। अगर ये कंस्ट्रक्ट करोगे तभी पीपल जो हैं, जो पाकिस्तान के पीपल हैं, उनको एफिशिएंटली ट्रांसपोर्टेशन मिलेगा, एक एफिशिएंट ट्रांसपोर्टेशन मिलेगा। कितने किलोमीटर ऑफ लेंथ इंक्रीज हो रहा है। टू वाइडन एग्जिस्टिंग रोड नेटवर्क फ्रॉम सिंगल लेन टू 2 लेन, ये भी हमारे पास चैलेंज है कि जितने भी सिंगल लेन रोड हैं या 2 लेन रोड हैं, सिंगल लेन को 2 लेन में कन्वर्ट करना है और 2 लेन को 4 लेन में कन्वर्ट करना है। पाकिस्तान में हो रहा है, अभी रिसेंटली हो रहा है, जो भी सिंगल लेन रोड्स हैं उनको 2 लेन में कन्वर्ट कर रहे हैं, 2 लेन को 4 लेन में कर रहे हैं। ओके, इफ 3,000 किलोमीटर कंस्ट्रक्टेड एवरी ईयर इवन देन रिक्वायर्ड 100 ईयर्स। क्या हो रहा है कि अगर 3,000 किलोमीटर एवरी ईयर कंस्ट्रक्ट करो ना रोडवे का पाकिस्तान में, फिर भी आपको 1 साल पूरा लगेगा एफिशिएंट ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम बनाने में। तो देखो कितना रेवेन्यू जनरेट होगा, प्लस में कितनी लेबर एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी हाईवे सिस्टम में इन फ्यूचर। तो क्या हाईवेज में हर तरीके से हर टाइम में एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती रहती है। तो एम्प्लॉयमेंट रेट ऑफ हाईवेज इज मच मोर ग्रेटर देन दी अदर सेक्टर्स।
ओके, बिग पोटेंशियल फॉर अपॉर्चुनिटीज फॉर हाईवे इंजीनियर्स के भाई अगर ये सिस्टम हो गया 3000 किलोमीटर्स पर 100 ईयर वाला तो देयर विल बी बिग पोटेंशियल फॉर अपॉर्चुनिटीज फॉर हाईवे इंजीनियर्स। जल्दी जल्दी खत्म करते हैं, लास्ट स्लाइड है, टाइम भी ओवर हो रहा है। ओके, नाउ इट इज आज के दौर में क्या है कि हाफ ऑफ द रोड्स आर इन पुअर कंडीशन एंड मोस्ट ऑफ द रोड्स हैव बीन फेल्ड बिफोर द डिजाइन लाइड। कंडीशन बिल्कुल सेम है कि अगर आप देखेंगे पाकिस्तान में तो तकरीबन रोड्स पे कहीं पर रटिंग है, कहीं पर फटीक फेलियर है, कहीं पर पोर्ट होल्स हैं, कहीं पर आपके लॉन्गिट्यूडिनल क्रैक्स हैं, कहीं पर ट्रांसफर क्रैक्स हैं। रोड्स तकरीबन फेल हो चुके हैं, तकरीबन रोड्स फेल हो चुके हैं, जो पुराने रोड्स हैं, नए रोड्स की बात नहीं कर रहा, जो पुराने रोड्स हैं। कुछ रोड्स पुअर कंडीशन में, कुछ रोड्स ऑलरेडी डिजाइन लाइफ से पहले ही फेल हो चुके हैं। अगर M9 पेमेंट की बात करें आप, जो कराची से हैदराबाद से कराची का रोड है, तो उसमें भी बहुत सारे फेलियर्स आ चुके हैं, ऑलरेडी आ चुके हैं। उसकी डिजाइन लाइफ थी तकरीबन 15 to 20 ईयर्स, और ये विदिन 2 to 3 ईयर्स इसमें फेल्यूर्स आ चुके हैं। सो हम कह सकते हैं कि भाई मोस्ट ऑफ द पेमेंट्स हैव बीन फेल्ड बिफोर देयर डिजाइन लाइफ, जिसे हम प्रीमेच्योर फेल्यूर बोलते हैं। दोज फेल्यूर व्हिच अकर या दोज पेमेंट व्हिच फेल्ड बिफोर देयर डिजाइन लाइफ कैन बी कॉल्ड एज प्रीमेच्योर फेल्ड पेमेंट्स, और जो फेल्यूर्स होते हैं उनको हम प्रीमेच्योर फेल्यूर बोल सकते हैं। इट इज डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ क्रैकिंग, रट डेप्थ, सरफेस रफनेस, स्किड रेजिस्टेंस, ETC ये सारे जो हैं पेमेंट स्ट्रेसेस हैं, जिसे हम पेमेंट स्ट्रेसेस बोलते हैं या फेल्यूर्स इन फ्लेक्सिबल पेमेंट बोलते हैं। इन पे एक लेक्चर ज़रूर होगा मेरा कि भाई क्रैकिंग क्या होता है, रटिंग क्या होती है, फटीग क्या होती है, स्किड रेजिस्टेंस फेल्यूर क्या होता है, ETC। ओके, देयर आर डिफरेंट फैक्टर्स व्हिच कॉज द फेल्यूर ऑफ पेमेंट। बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो पेमेंट में फेल्यूर काज करते हैं। जो हमारे पास फेल्स हो गए हैं ना, फेल्यूर हो गए, तो उसमें ये सारी चीज़ें इन्वॉल्वमेंट हो सकती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ओवरलोडिंग, फर्स्ट मेजर फैक्टर इज ओवरलोडिंग। भाई हम जिस लोडिंग पे डिजाइन करते हैं ना व्हीकल्स को, उस लोडिंग के हिसाब से वही व्हीकल लोडिंग होती ही नहीं है, ओवरलोडिंग होती है। हम डिजाइन कर रहे हैं भाई ट्रेलर में कि भाई उसमें फॉर एग्जांपल 30 टन की लोडिंग हो, लेकिन ये 50 टन की लोडिंग लेके ले जा रहे हैं। असलन एक एग्जांपल ले रहा हूँ, एग्जांपल बता रहा हूँ। तो ओवरलोडिंग इज अ मेजर फैक्टर बिहाइंड दीज फेल्यूर्स। सेकंड इज अनसेटिस्फैक्टरी कंपैक्शन। अगर कंपैक्शन आप प्रॉपर नहीं करोगे, आइदर सबग्रेड की कंपैक्शन आप प्रॉपर नहीं कर रहे हो या वियरिंग कोर्स की प्रॉपर कंपैक्शन नहीं कर रहे हो, किसी भी लेयर की आप प्रॉपर कंपैक्शन नहीं करोगे, तो रिजल्ट रटिंग जनरेट होगा। रटिंग भी हो सकता है, फटीग भी हो सकता है। रटिंग वो होता है कि भाई लॉन्गिट्यूडिनल डिप्रेशन अलोंग द व्हील पाथ। आप तव्हां ॾिठा हूंदा त टायरनि जा पेरा ठही वेंदा आहिनि रोडनि ते जेके टायरनि जा पेरा ठहंदा आहिनि न, इन्हनि खे असां चवंदा आहियूं रटिंग फेल्यूर। सो इहो अनसेटिस्फैक्टरी कंपैक्शन जी वजह सां बि थींदो आहे। इन जा ॿिया रीज़न्स बि आहिनि, इलाही रीज़न्स आहिनि, पर जॾहिं मां रटिंग पढ़ाईंदुमि तव्हांखे डिस्ट्रेसिस पढ़ाईंदुमि उन महिल ॿुधाईंदोमांव। इनएडिक्वेट ड्रेनेज, बिल्कुलु जॾहिं अगर आप ड्रेनेज लेयर्स प्रोवाइड नहीं करोगे तो जो खासतौर पे जब रेनी सीजन होता है तो वहाँ उस टाइम पे बहुत सारे फेल्यूर्स आते हैं फ्लेक्सिबल पेमेंट इन ड्यू टू इनएडिक्वेट ड्रेनेज। फ्रॉस्ट एक्शन की वजह से जो मरी साइड के रोड हैं वहाँ पर फ्रॉस्ट एक्शन की वजह से रोड में फेल्यूर्स आते हैं। क्वालिटी ऑफ मटेरियल इज आल्सो इम्पॉर्टेंट। क्वालिटी ऑफ मटेरियल अगर इम्पॉर्टेंट अनसेटिस्फैक्टरी है तो भी फेल्यूर्स आ सकते हैं। आपने आपने जो सब ग्रेड के बाद जो सब बेस कोर्स आता है, उसके बाद बेस कोर्स आता है, उसमें उसके बाद वियरिंग कोर्स आता है। सब बेस में या बेस कोर्स में या वियरिंग कोर्स में किसी में भी क्वालिटी ऑफ मटेरियल आपने अच्छा नहीं डाला किसी भी कॉन्ट्रैक्टर में, तो उसकी वजह से बिल्कुल फेल्यूर आएंगी। सो दीज आर सम ऑफ द रीजंस फॉर which can cause the failure in a flexible payment or rigid payment. ओके, द मटेरियल यूज डज नॉट कंप्लाइंस विद द स्पेसिफिकेशन। जो भी आप मटेरियल यूज कर रहे हो वो स्पेसिफिकेशन से कंप्लाइंस नहीं करती है। कॉन्ट्रैक्टर अक्सर करता ही ऐसे हैं कि भाई टेस्टिंग के लिए अलग, लैब टेस्टिंग के लिए अलग मटेरियल भेज देते हैं और जो यूज़ करते हैं वो अलग मटेरियल होता है, तो वो स्पेसिफिकेशन से मैच नहीं करता, इसलिए रोड में फेल्यूर्स आ जाते हैं। लेबोरेटरीज डू नॉट फॉलो द प्रॉपर प्रोसेस इन टेस्टिंग। कभी कभी ऐसा होता है, हम भी ये बोलते हैं कि हमारे पास भी लेबोरेटरी में जब भी कोई टेस्टिंग मेथडोलॉजीज आती हैं या किसी टेस्टिंग के लिए कोई भी एग्रीगेट आ गया या बिट्यूमेन आ गया, तो उसमें प्रॉपर प्रोसेस हम फॉलो नहीं करते। जो कन्वेंशनल मेथड्स हैं या कन्वेंशनल प्रोसेस हैं वही फॉलो करके और उनको ही रिजल्ट दे देते हैं। तो कभी कभी ऐसे हो जाता है कि लेबोरेटरीज की तरफ से भी मसला हो जाता है और उनको उसकी वजह से भी पेमेंट फेल होने के चांसेस भी हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक बिट्यूमेन है, बिट्यूमेन की टेस्टिंग के लिए आया बंदा, उसको ग्रेड चेक करवाना था कि भाई इस बिट्यूमेन का ग्रेड कितना है। तो हमने उनको बताया कि भाई इस पर्टिकुलर बिट्यूमेन का ग्रेड है 60-70, फॉर एग्जांपल 60-70, लेकिन उसका एक्चुअल ग्रेड था 80-100। हमारी मशीन की खराबी की वजह से उसको हमने 60-70 बोल दिया था। वो तो आदमी जाके पेमेंट पे उसको यूज़ करेगा, पेमेंट पे यूज़ करेगा तो पेमेंट ख़राब हो जाएगा, लाजमी है। 60-70 उसको यूज़ करना था, 80-100 हमने 60-70 बोल दिया, तो मसला तो होगा आगे चल के। Okay, equipments are not properly working. That can be a reason of failure of flexible payments. And products are not according to the specification and given
लेस रिजल्ट्स अकॉर्डिंग टू स्पेसिफिकेशन नहीं होगी तो एंड रिजल्ट्स अकॉर्डिंग टू स्पेसिफिकेशन ही नहीं होंगे. दिस प्रॉब्लम कैन बी इम्प्रूव्ड और पार्शियली सॉल्व्ड बाय प्रॉपर क्वालिटी एश्योरेंस इन टेस्टिंग ऑफ हाई मटेरियल. प्रॉपर क्वालिटी एश्योरेंस हो, क्वालिटी एश्योरेंस एंड क्वालिटी कंट्रोल हो, क्यूए क्यूसी हो, तो हम फ्लेक्सिबल पेमेंट्स एक प्रॉपर कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं. ये स्टार्ट्स हमें करना पड़ेगा. एक तो डिजाइन जो है हमें डिजाइन ऑफ फ्लेक्सिबल पेमेंट वो सही करनी पड़ेगी अकॉर्डिंग टू मॉडर्न मेथडोलॉजीज. आजकल चल रहा है सुपर पे मिक्स डिजाइन मेथड. सुपर पे मिक्स डिजाइन मेथड से अगर हम करेंगे तो दैट विल बी बेटर रिजल्ट, दैट विल गिव बेटर रिजल्ट्स. और जो मटेरियल टेस्टिंग है वो उसको इम्प्रूव करना चाहिए हमें. जो ओवर एक्सिल लोडिंग है उसको कंट्रोल करना चाहिए. तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं, अगर उनको हम कंट्रोल करेंगे तो हमारे पास जो रोडवे का डिज़ाइन है वो बेटर हो सकता है. ठीक है भाई, दीज आर सम ऑफ द एग्जिस्टिंग चैलेंजेस फॉर पाकिस्तान. ओके, अगर हम क्वेश्चंस में दूं इन पर्टिकुलर स्लाइड्स में से, तो क्वेश्चंस इस तरीके से हो सकते हैं. अगर